जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेक्शन 2 जो है डेफिनेशंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो है वो कवर करने लगे हैं। और इसमें जो ये देखें डेफिनेशन है, ये जो एरिया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। आगे ये सब सेक्शंस जो हैं 1 से लेके आगे थ्रू आउट, उन सब के लिए ये कॉमन है। अच्छा, इसके बाद ये कहता है जी, इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी ये वो कह रहा है कि जब आप डिविडेंड की पेमेंट की बात कर रहे हैं, डिविडेंड हम आगे डेफिनेशन भी इसकी पढ़ेंगे, बेसिकली शेयर होल्डर्स को किसी भी सूरत के अंदर इन कैश, जो है इन स्पीशी यानी बोनस शेयर्स की शक्ल में या किसी भी शक्ल में अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कोई हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और प्राइवेट कंपनी के रिलेशन में उन्होंने कहा है कि अगर लोन भी दिया गया है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होंगे, उन्होंने कहा कोई भी रिजर्व जो बनाया गया है, ठीक है जी, और वो जो रिजर्व है उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहा जाएगा, जिसमें प्रॉफिट्स जमा किए गए हैं बैलेंस शीट के अंदर। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट means the list instituted by board under section 181A and includes such list issued by Azad Jammu and Kashmir और गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो एटीएल लिस्ट क्या है, जो उन्होंने कहा इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181A के अंदर जिस बंदे का नाम जो लिस्ट इशू की है बोर्ड ने, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इस सेक्शन के तहत, उसमें जिसका नाम है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में वो बंदा अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे देखने की जरूरत है कि इसने कहा है मींस। मींस का मतलब होता है कि यही होगा, ये कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होती है। इसी तरह एंड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब ये होता है कि ये इंक्लूसिव है, कि इसमें ये चीजें भी शामिल कर लें जो मेन डेफिनेशन आपको बता दी गई है। एक्सक्लूड्स हो तो वो चीजें निकाल दी जाएंगी। फिर आगे अमेलगेमेशन है। अमेलगेमेशन कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज का आपस में मर्जर होता है ना, तो उसको अमेलगेमेशन कहते हैं। ठीक है जी। और उसमें कहता है एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए कम से कम, और साथ उसमें जो फर्दर वो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है उन्हें अमलगमेटिंग कंपनीज कहा जाएगा, और जो उनको मर्ज करने के बाद फॉर्म होगी उसे अमलगमेटेड कंपनी कहा जाएगा। इसके बाद अमलगमेशन के बाद जो अमलगमेटिंग कंपनीज के एसेट्स होंगे वो अमलगमेटेड कंपनी के एसेट्स समझे जाएंगे। लाइबिलिटीज जो हैं वो अमलगमेटेड कंपनीज की समझी जाएंगी। ये नीचे ए और बी के अंदर ये बता दिया गया, यहाँ लाइबिलिटीज और ऊपर ए में एसेट्स। एपलेट ट्रिब्यूनल वो कहता है मींस द एपलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130। कमिश्नर अपील्स का जो फैसला होता है डिपार्टमेंट के हक में या खिलाफ, तो उसके बाद अगला जो फोरम अवेलेबल है अपील करने के लिए वो एपलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि सेक्शन 130 के तहत बनता है। और अपील जो है वो सेक्शन 131 में आप फाइल करने की पावर दी गई है। अप्रूव ग्रेचुटी फंड जो कमिश्नर ने इस ऑर्डिनेंस के 6 कैजुअल के तहत अप्रूव किया हो, ग्रेचुटी फंड, उसको अप्रूव ग्रेचुटी फंड कहते हैं। ग्रेचुटी आप समझते हैं जो एंड ऑफ द सर्विस के ऊपर आपकी टोटल नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स लास्ट सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करके ग्रेचुटी कैलकुलेट कर ली जाती है। इसी तरह अगर एनविटी प्लान है, कोई सालाना आपको पेमेंट की जाती है बिजनेस से, या अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान होता है। इनकम पेमेंट प्लान जो है वो भी ये मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स हैं वो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए और बेनिफिट के लिए देते रहते हैं। अप्रूव पेंशन फंड, अब इन अप्रूवल से कुछ उसको एक्सपेंस की रिकग्निशन का ताल्लुक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। ठीक है जी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनको इतना को आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। अप्रूव सुपरएनुएशन फंड क्या होता है जी, 6 शेड्यूल के अंदर है। असेसमेंट इंक्लूड्स, अब असेसमेंट जो है ये पहली रीजनेबल डेफिनेशन है आफ्टर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये है कि जी इट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड अमेंडेड असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट हमने सेक्शन 120 के अंदर देखी हुई है। ठीक है जी। रीअसेसमेंट जो है, जब आप अपनी खुद ब खुद रिटर्न को रिवाइज कर लें तो उस पर भी जो ऑर्डर आता है वो रीअसेसमेंट में आ जाएगा। एंड अमेंडेड असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट वो होगी कि जो सेक्शन 122 के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा। फिर क्या है जी, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ये जो पुराना ऑर्डिनेंस था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, ये 2001 के ऑर्डिनेंस के आने से पहले, उसमें लफ्ज टैक्स ईयर की जगह असेसमेंट ईयर यूज हुआ करता था। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो एसेट मैनेज कर कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ लिखी हुई रेगुलेशन में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो है।
अच्छा, एसेट मूव, ये बड़ी मजेदार डेफिनेशन है एसेट मूव की। Asset move means the transfer of an offshore asset to an unspecified jurisdiction by or on behalf of the person who owns, possesses, control, or is the beneficial owner of such offshore asset for the purpose of tax evasion. यानी एक फॉरेन एसेट था, उसको कहीं छुपा दिया जाए अनस्पेसिफाइड लोकेशन पे, एक ऐसे जगह भेज दिया जाए जहाँ पे उसको देखा पकड़ा ना जा सकता हो। तो ये जो है बेनिफिशियल ओनर कर रहा हो या कोई और पर्सन कर रहा हो, तो ये टैक्स एवेजन पर्पस के लिए, तो उसको एसेट मूव कहेंगे, यानी एसेट को मूव कर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है उसके अंदर ये 80 सेक्शन है, इसमें इसको डिफाइन किया गया। फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जो भी कोई और पार्टनरशिप हो टू अर्न प्रॉफिट्स, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन वहाँ पे डिफाइंड है। बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है 1962 का, उसके तहत जो हो वो बैंकिंग का बिजनेस कर रही हो, उसे कहा गया। अब ये बेनिफिशियल ओनर जो ऊपर वर्ड यूज हुआ था एसेट मूव के अंदर, उसको डिफाइन कर दिया गया। बेनिफिशियल ओनर मींस अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मींस है कि ये ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ना हो, कंपनी या यूपी की तरह। Who ultimately owns or controls a company or association of person, whether directly or indirectly, through at least 25% of the shares or voting rights, or exercise ultimate effective control through direct or indirect means over the company association, including control of the finances decisions, उसके मामलात, फाइनेंसेस, मुआश, उसके फैसलों के ऊपर जो बंदा मेनली असल मालिक उसका जो है ना, ये उसकी बात की गई है। ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है, जो रियल ओनर है, सामने कोई और लोग बैठे हों लेकिन असल में ये चला रहा हो। बोर्ड का मतलब वो कहता है सीबीआर एक्ट 1924 के तहत जो सीबीआर था, और जब से ये वाला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2017 आ गया है, 2007 आ गया है 2007 में, उसके बाद से एफबीआर। ठीक है जी। बोनस शेयर्स इंक्लूड्स बोनस यूनिट्स इन यूनिट ट्रस्ट। इंक्लूड्स का मतलब ये है कि बोनस शेयर्स की जो रेगुलर डेफिनेशन है वो अपनी जगह पे है कि बोनस में शेयर्स दिए जाएं। ये डिविडेंड इन स्पीशी भी कहलाता है, इशुएंस ऑफ बोनस शेयर जो है ना, कि आपने डिविडेंड दे दिया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन शेप ऑफ शेयर्स। और उसमें क्या, उसमें इंक्लूड कर लें कि अगर कोई यूनिट ट्रस्ट है, यूनिट ट्रस्ट का मुराद है कि ट्रस्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो यूनिट्स में बांट दिए जाएं, शेयर्स की तरह टुकड़ों में। तो वो जो बोनस यूनिट्स दिए जाएंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट्स, तो वो बोनस शेयर्स में शामिल कर लें उसको। बिजनेस कहता है, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दें, बाकी आपका प्रोफेशन, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, ट्रेड, एक्टिविटी जितनी भी है, ये तमाम की तमाम बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे। बिजनेस बैंक अकाउंट वो है जो आपने कमिश्नर को, जब आपने 181 के तहत रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अपना फाइल किया है आईआरएस में, तो उस टाइम पे जो आपने अकाउंट डिक्लेयर किया और बाद में अगर उसको आप चेंज भी करते रहे हैं, मॉडिफाई करते रहे हैं, तो वो भी ओरिजिनल और मॉडिफाइड, तो वो आपका बैंक अकाउंट समझा जाएगा बिजनेस का। कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट एज डिफाइंड इन सेक्शन 37। इमूवेबल एसेट्स होते हैं या दीगर जो भी आपके पास कैपिटल नेचर के होते हैं एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं इसमें इंक्लूड होंगे। डेप्रिसिएशन के अलावा जो भी आपके कैपिटल एसेट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सेक्शन 37 में डील होते हैं और वहाँ पे कैपिटल एसेट डिफाइंड है। अच्छा, चैरिटेबल पर्सन पर्पस, ये चैरिटेबल पर्पस जो है, ये बताने का मकसद ये है कि जब आपने नॉन प्रॉफिट की बात करनी है ना, तो वहाँ पे चैरिटेबल पर्पस की बात होगी। तो वो डिफाइन कर रहा है, चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड द एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये चैरिटेबल पर्पस है कि गरीबों की मदद करना, तालीम के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए, या फिर एडवर्टीजमेंट में क्या गया, एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी, यानी आम आदमी की या आम लोगों की मदद के लिए किसी काम को, किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश की जाए। चीफ कमिश्नर मींस पर्सन एज अपॉइंटेड इन 208। चीफ कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, कोई भी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हो, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये वो होंगे कि जो सेक्शन 208 ऑफ दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनको किया जाएगा। बेटा मैं लेक्चर ले रहा हूँ। सेक्शन 208 जो है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसमें ये तमाम तर ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, इंक्लूड द रीजनल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल वगैरह, जो ये बताया एक ओहदे के लोग होते हैं चीफ कमिश्नर के ना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम shall have the same meaning as assigned, ये आपके लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है। कंपनी मींस कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 80। अब वहाँ पे इसमें कंपनी के अंदर मुदारबा को भी शामिल कर दिया गया है, फॉरेन गवर्नमेंट को भी शामिल कर दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट को भी शामिल कर दिया गया है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी शामिल कर दिया गया है।
तो कंपनी की डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट वाली, कंपनी के अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल हैं, ये सेक्शन 80 में हमने डील कर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इसका वो दे दिया है अंडरस्टैंडिंग। कमिश्नर भी उसी तरह, जैसे चीफ कमिश्नर 208 में होता है, सेक्शन 208 के तहत अपॉइंट होता है, उस तरह ये भी है। कमिश्नर अपील भी 208 में ही अपॉइंट होता है, ये कमिश्नर ही होता है, सिर्फ उसको एपलेट फंक्शन कर दिया जाता है और ये डायरेक्ट बोर्ड का सबऑर्डिनेट हो जाता है, ये चीफ कमिश्नर का सबऑर्डिनेट नहीं जाता, क्योंकि ये अपना एपलेट फंक्शन कर रहा होता है, मतलब अपील फंक्शन जो है उसको डील कर रहा होता है। तो ये अगर चीफ कमिश्नर के नीचे होगा तो उसकी मर्जी के फैसले करेगा, तो इसलिए उसको रिपोर्टेबल नहीं रहता, डायरेक्ट बोर्ड को रिपोर्टेबल होता है जिस दिन कमिश्नर अपील अपॉइंट होता है ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ही है, लेकिन वो ऑपरेशंस की बजाय अपील्स में चला जाता है। अच्छा जी, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, ये वो कहता है जी कंसीलमेंट ऑफ इनकम, इसके ऊपर एक सेक्शन भी है, ये सेक्शन, ये क्लॉज सी में अगर आप इसमें देखें कि सेक्शन 111 का जिक्र है। सेक्शन 111 जो है ना वो कंसील एसेट्स और कंसील्ड इनकम की बात करती है। तो वो कहता है कि कंसीलमेंट इनकम इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब है कि इसका जो नॉर्मल मतलब है वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसमें ये चीजें भी शामिल हैं, द सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लायबल टू टैक्स या फेलियर टू डिस्क्लोज द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। इसी तरह क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, जो खर्चा नहीं हुआ उसको क्लेम कर लिया। जो पहली बात है वो ये है कि आपको कोई आइटम ऑफ रिसीट था जिसको टैक्स लगना था, इनकम थी कोई, आपने उसको नहीं इंक्लूड किया, तो वो भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। एनी एक्ट रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 111, उसमें एडिशनली वो ये कहता है कि कोई इनकम आपके अकाउंट में, कोई अमाउंट आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हुई हो, वो भी कंसील्ड इनकम है। कोई एक्सपेंडिचर आपने जो है सब छुपाया हो या एनहांस किया हो, वो भी इसके अंदर आ जाता है। और ये जो आपकी रिसीट आइटम्स वगैरह हैं ये भी वहाँ पे डिटेल में डिस्कस्ड हैं, या कोई एसेट है वो भी अगर आपने छुपा लिया तो वो भी उसमें आ जाएगा। डी में कहता है क्लेमिंग ऑफ एन इनकम और रिसीट एज एग्जाम्प्ट अदरवाइज टैक्सेबल, यानी आपने एग्जाम्प्ट डिक्लेयर किया, असल में वो टैक्सेबल चीज थी, तो वो भी इसमें आ जाएगा। कंज्यूमर गुड्स मीन्स गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द एंड कंज्यूमर रादर देन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। कंज्यूमर गुड्स क्या है जी, उसने उसने कहा जी जो प्रोडक्शन की बजाय एज ए कंज्यूमर इस्तेमाल की हो, एज एन कंज्यूमर यूज हो गया। अदारे भी है ना, अदारों को सिर्फ वो एक्सपेंस अलाउ होता है जो बिजनेस पर्पज के लिए हो। अगर वहां पे खुद अपने लिए कोई चीज कंजम्पशन वो कर रहे हैं पर एंड कंज्यूमर के तौर पे, तो उसको बिजनेस का खर्चा नहीं डालना, बिजनेस का खर्चा सिर्फ उस चीज को डालना है जिससे कोई इनकम कल को आएगी, नॉट अदरवाइज। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, ये कंट्रीब्यूशन के हिस्से हैं, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का वही मतलब है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 में लिखा हुआ है। डेट, डेट क्या होता है? डेट मींस एनी अमाउंट ओइंग इंक्लूडिंग अकाउंट पेबल एंड द अमाउंट्स ओइंग अंडर प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप जो कोई लोन या कोई अमाउंट के अगेंस्ट जो आपकी लाइबिलिटी है ना, जो आप ओ कर रहे हैं, दैट इज डेट, ठीक है, विच इज पेएबल। और उसमें उसने एग्जांपल दे दी है कि उसके अंदर शामिल क्या चीजें हैं, जो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तमाम डेट की एग्जांपल्स हैं। डिडक्टेबल अलाउंस जो है ये इसमें सेक्शन 60 से लेके 60D तक, यहाँ पे मेनली अगर बता दें तो ज़कात, WWF वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और एजुकेशन एक्सपेंसेस 60,000 की हद तक मैक्सिमम, ये डिडक्टेबल अलाउंस आपको अवेलेबल हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जो आप टोटल इनकम में से माइनस करके तो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हैं। डेप्रिसिएबल एसेट कहता है वो जो सेक्शन 22 में बताया गया है। डेप्रिसिएबल एसेट जो उनसे होते हैं कि जो आप बिजनेस के लिए जितने भी एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स और जो आईटी इक्विपमेंट वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं। इन्होंने डेप्रिशिएट होके इनकी एक एलोकेटेड अमाउंट जो है वो फॉर द ईयर आपको अलाउ हो जाती है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं उसको डिफाइन उसने कर दिया, जो उसके लॉ में लिखा हुआ बात है। डिजिटल मींस, डिजिटल मींस या अच्छा डिजिटल मींस जो है ना ये है, ये मींस का मतलब वाला नहीं है। डिजिटल मींस मतलब डिजिटल तरीके, डिजिटल मींस, मींस, अब ये वो वाला मींस है जो मतलब वाला है, कि डिजिटल मींस का मतलब क्या हो गया कि जो डिजिटल तरीके हैं उनका मतलब है डिजिटल पेमेंट्स एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट रिसीट, यानी डिजिटल तरीके से जो भी आप पेमेंट्स का लेन देन कर रहे हैं, QR कोड के थ्रू करें, ATMs के थ्रू करें, कियोस्क के थ्रू करें, अदर डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड डिवाइसेस के थ्रू करें, वो तमाम तर डिजिटल मीन्स का आ जाएगा। यानी पेमेंट मेड थ्रू डिजिटल मीन्स और पेमेंट रिसीव थ्रू डिजिटल मीन्स को यहाँ डिफाइन कर दिया गया। डिस्पोजल वही होगा एसेट की रिलेशन में कि जब उसको बेचा जाता है या उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज, तो उसको डिस्पोजल कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? एक बंदे ने, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर है, उसने अपॉइंट किया हुआ है कि जी फलां एरिया में तुम मेरी सप्लाई पहुंचाओगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है।
अब ये वो डिविडेंड है, इसकी आगे डेफिनेशन आ रही है जो हमने सब सेक्शन 1 के अंदर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उसमें